नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो प्राकृतिक की कोहराम और प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों को संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, प्राकृति तो आपके नियंत्रण में है। हम जानते हैं कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति में अतिक्रमण किया है और प्रकृति के साथ तालमेल बनाने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए प्रकृति का कोप भाजन हम बन रहे हैं। मित्रों, देश के कई ऐसे भाग में जहां अमूमन आसमानी बिजली गिरने का बात कम सुनाई देती है, आज पूरे देश भर में उन इलाकों से भी आसमानी आफत गिरी और हमारे बेशकीमती मनुष्यों का जान ले लिया। वो लोग काल के गाल में समा गए जिनका कोई दोष नहीं था। जैसे कोई आदमी सड़क दुर्घटना का शिकार होता है तो उसमें दो लोग दोषी होते हैं। एक सड़क पर बेखौफ और लापरवाही से चलने वाले, और दूसरे सड़क पर बेखौफ, लापरवाही और बेहुदगी से गाड़ी चलाने वाले। लेकिन ये जो लोग आसमानी बिजली के शिकार हुए हैं, ये किसी भी लापरवाही, किसी भी दोष के वजह से नहीं हुए हैं। ये सीधा सीधा प्रकृति का मार है और हम प्रकृति को प्रणाम करते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमने जो आपके साथ दोहन किया है, कृपया आप अपना बदला हमारे से ना लें, रहम करें, क्षमा करें, हमें माफ़ करें और हमें जीने दें। मित्रों, प्रकृति कहर की बात पर हम सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बड़ा दोहन किया है, प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। इसीलिए आज प्रकृति अनियंत्रित हो रही है, जिसका सज़ा हमको भुगतना पड़ रहा है। कहीं हम आसमानी बिजली देख रहे हैं तो कहीं पर बादल फटने जैसी घटनाएं देख रहे हैं। मित्रों, ये तभी संभव होगा जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएंगे और प्राकृतिक संसाधनों का जितना कम से कम दोहन करेंगे, तभी हम इसे निजात पा सकते हैं। लेकिन हम मानव प्रवृत्ति के लोग हैं, हम तो इंसान को नहीं छोड़ते, तो ये तो प्रकृति है, वो तो हमको विरोध भी नहीं करती, हमसे कुछ बोलती भी नहीं। खैर, आज उस बात पर मेरा बात नहीं था। प्राकृतिक आपदाओं से भी ज़्यादा खतरनाक जो राजनीति हमारे देश में हो रही, जो मानसिक गुलामीपन हमारे देश में हो रहा है, बेवकूफ़ापन हो रहा है, आज मेरा चर्चा उस पर था। मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा प्राउड है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश वहाँ जहाँ भगवान कृष्ण और भगवान राम का जन्म हुआ हो, जहाँ रहीम और कबीर ने जन्म लिया हो, ऐसे पावन धरती का मैं रहने वाला हूँ। अपने आप में इतराता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जहाँ राम कृष्ण ने जन्म लिया हो। इससे भी बड़ा क्या इतराने वाली कोई बात होगी। लेकिन मैं वहीं पर बड़ा अफसोस करता हूं कि उसी उत्तर प्रदेश में एक अखिलेश यादव नाम का जाहिल आदमी भी कभी वो मुख्यमंत्री बन गया था। हालांकि उसमें उत्तर प्रदेश की जनता का कोई दोष नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कोई मांग नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी। वो तो उनके पिताजी ने उनको चुपके से चोर द्वार से दे दिया। मित्रों, अखिलेश यादव अपने बयान से ये साबित कर रहे हैं कि पिताजी के लूटी कमाई से जो ऑस्ट्रेलिया में डोनेशन दे करके पढ़े हैं, तो सिर्फ डोनेशन दिए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। मेरे गांव में कहा जाता था कि बबुआ का कर लो, तो कहले एगो पढ़े ला एगो स्कूल जाला। मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ, हमारे गाँव में प्रचलित कहावत है कि आपके बच्चे क्या करते हैं। बोला जी, एक तो पढ़ता है, दूसरा स्कूल जाता है। मतलब पढ़ने वाला पढ़ता भी है और स्कूल भी जाता है, और दूसरा वाला सिर्फ स्कूल जाता है, पढ़ता नहीं है। तो अखिलेश यादव सिर्फ ऑस्ट्रेलिया गए थे, बाबूजी के पास पैसा था, अपना फूंक फाँक के आए और एक डिग्री खरीद कर लाए। पढ़ाई जैसी कोई बात उनमें, स्कूल के अगुती पछूती आजू बाजू भी घूमने जैसा कुछ नहीं है। या उत्तर प्रदेश के जनता को वो अपने तरफ से बेवकूफ़ समझते हैं कि वो जो कहेंगे जनता मान लेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने बड़ा बेहयापन से, बेहुदापन से, मूर्खता से कहा था कि ना बाबा ना, ये टीका मैं ना लगाऊंगा कोरोना का, और भाजपा का टीका तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। जो आदमी उत्तर प्रदेश से महान राज्य का मुख्यमंत्री बन गया हो, उसको ये अभी पता नहीं है कि टीका सरकार का नहीं, वैज्ञानिक का होता है।
और टीका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, या तो वो बेवकूफ़ है या लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है, ये तो अखिलेश यादव बताएंगे। खैर, उनके पिताजी को उन्होंने चुपके से टीका लगवा दिया। वो तो भला हो वहाँ का वीडियो का जिन्होंने फेसबुक पर डाल दिया, सोशल मीडिया पर जब हंगामा हुआ तो बोला नहीं अब लगवा लीजिए, मैं तो बेहया आदमी हूँ, अब पकड़ा गया हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि पहले यूपी के सभी लोगों को लगाइए तब मैं लगाऊंगा। खैर, ये बात उनकी थी। मित्रों, उससे भी बड़ा वो एक बड़ा खतरनाक पहलू था अखिलेश यादव का, वो एक छोटा सा बयान उत्तर प्रदेश के गांव में स्वास्थ्यकर्मी जो टीका लगाने गए हैं उन पर हमला के रूप में परिचालित हो रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और अखिलेश यादव के जिला के बगल के जिला में तो कुछ लोग नदी में कूद गए। टीवी पर उन लोगों ने कहा कि जब टीका लगा के ही मरना है तो नदी में कूद के गंगा मैया में समा जाए, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। ये अखिलेश यादव ने कहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मित्रों, ये हैं हमारे अखिलेश, हमारे नहीं मतलब अनफॉर्चुनेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। मित्रों, एटीएस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करके एक बहुत बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया है। सबसे तो पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मुझे पता नहीं कि वो जो आतंकी पकड़े गए थे वो कितने बड़े आतंकी थे, कितना बड़ा उनका मॉड्यूल था और कितना बड़ा खतरा था। मैं ये भी नहीं जानता कि वो वाकई आतंकी थे या जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, मैं ये भी नहीं जानता। पहले बड़े बार स्पष्ट कर दूं क्योंकि मैं किसी ऐसे संवैधानिक सीट पर नहीं हूँ जहाँ मुझे बताया जाए कि ये जो पकड़े गए हैं वो लोग क्या थे, या जहाँ मुझे जानकारी प्राप्त करने की गुंजाइश है कि जो लोग पकड़े गए थे वो क्या थे। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि हमारी पुलिस निर्भीक, निष्पक्ष और निडरता से काम करती है। कोई राजनीतिक बाजी और राजनीतिक मुकदमे में ज़रूर कहीं राजनीतिक पक्ष वगैरह जैसा कुछ बात हो जाता होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हमारी पुलिस गंगा जल की धुली हुई है, शुद्ध गाय की धुली हुई है, जो गाय बासुकीनाथ पर जिसका दूध चढ़ता है, जिस गाय को भगवान कृष्ण दूध पीते थे, उसी दूध की धुली हमारी पुलिस है। मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर दावा कर रहा हूँ कि आतंकवाद, देश पर खतरा, राष्ट्र पर खतरा जैसी बात जब आती है तो हमारी पुलिस हो जाती है। जो पुलिस में लिखा गया है उसमें पॉलिटिक्स नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे भाजपा सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैं सबसे पहले मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से और उनसे कि वो तुरंत अखिलेश यादव को गिरफ्तार करें। क्यों? क्योंकि ये अखिलेश यादव के समय में भी यही एटीएस ने यही काकोरी में इनकाउंटर किया था और 2 आतंकवादी पकड़े गए थे। यही जगह जहाँ से आज पुलिस ने एटीएस ने पकड़ा है, इसी मोहल्ला, सेम मोहल्ला, अगल बगल का कोई घर था, आतंकी मॉड्यूल सेम था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो क्या अखिलेश यादव ने चुनावी लाभ लेने के लिए कुछ आतंकियों का इनकाउंटर करवाया था? तो क्यों न 302, 307 की मुकदमा उन पर कायम किया जाए? जान से मार देना और जान से मारने का प्रयास करने का मुकदमा अखिलेश को, क्योंकि अखिलेश स्वयं कह रहे हैं कि मुझे भाजपा पर भरोसा नहीं है। मतलब समाजवादी पार्टी के सरकार में क्या पुलिस अखिलेश यादव के कहने से आतंकवादी जैसे बड़ी बात को सार्वजनिक तौर पर इनकाउंटर करके साबित करती थी? क्योंकि जब तक उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि पुलिस कहने पर कुछ भी कर देती है, तो उनको ये पता कैसे चला कि काकोरी कांड में जो छापेमारी हुई है, जो पुलिस ने ऑपरेशन किया है, एटीएस ने जो बड़ी सफलता हासिल की है, वो फर्जी और फेक है? क्योंकि मुख्यमंत्री के सीट पर तो अखिलेश यादव आप भी थे। तो क्या तब जो आपके ज़माने में इनकाउंटर हुआ था, आतंकवादी पकड़े गए थे, वो सब के सब बिल्कुल पाक साफ थे और आपने चुनावी लाभ लेने के लिए उनको पकड़ा था? अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव को तुरंत बिहाइंड द बार और परमानेंट चुनाव से रोक लगा देनी चाहिए, और नहीं तो अखिलेश यादव पर कोई ऐसा जुर्माना, मतलब सीवियर जुर्माना करना चाहिए ताकि देश की जनता जाने और आगे से बकवास करने से अपने आप को रोके। क्योंकि अखिलेश यादव ने आम जनमानस के मन में बहुत बड़ा संशय पैदा किया है और ये संशय देश के लिए घातक साबित होगा। मित्रों, मैं एक और बात, राजनीति के कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से बयान दिया है। मेरा एक संशय है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या 1% अगर ये लोग आतंकी नहीं थे, मान ले 1% मैं मानता हूं कि ये लोग आतंकी नहीं थे, बिल्कुल ठीक ठाक आदमी थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आतंक के प्रति 1% भी टॉलरेट नहीं बर्दाश्त करती?
अगर रत्ती भर भी कई संदेश होता है तो उनको पकड़ लेती है। और अगर 1% ये मान लेते हैं कि ये आतंकी थे, तो क्या हमारे राजनीति के लोग इतने चुनावी लाभ के लिए गिर गए हैं कि वो लोग आतंकी के पक्ष में भी खड़े हो रहे हैं? या दूसरे भाषा में कहूँ कि वो स्वयं आतंकी हैं और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि जब आतंकी कार्रवाई होगी और लोग मरे मिटेंगे तो 1-2 लाख रुपए का मुआवजा दे करके अपना फेस सेविंग करने का मौका मिलेगा। मरते हैं तो मरने दीजिए। 130-35 करोड़ देश में मान लो 100-1 करोड़ मर भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चुनावी लाभ मिलने का तो मौका होगा। तो क्या आतंक के विरुद्ध लड़ाई में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी लोग आतंकियों के साथ हैं? क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आतंकवाद हमारा समर्थक का चेहरा बन रहा है या वाकई आतंकी का हम समर्थन कर रहे हैं। या उनको ये लग रहा है कि योगी सरकार, मोदी सरकार कितना हो कड़ी मेहनत के बाद आतंकियों को सज़ा दिलाने का प्रयास करें, हम आतंकियों के समर्थन से आतंकियों के साथ खड़ा होकर के ये साबित करेंगे कि हम आतंकवाद के प्रशंसकर्ता हैं और आतंकवादी से लाभ लेंगे, चुनावी लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, धार्मिक लाभ हो, उन्मादी लाभ हो, या तरह तरह चुनाव के मौसम पर बम बम फोड़ने जैसा लाभ हो। क्योंकि आम जन में ये बात फैलेगा कि यार ये होगी जिससे क्या हो रहा है, हर जगह तो बम फूट रहा है। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला बात है? आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम करते हुए उनका जो आशीर्वचन है मैं पढ़ता हूँ। आपने लिखा है कि उत्कृष्ट एवं तार्किक प्रस्तुति, क्या बात है, साधुवाद, जय हो। आपका भी जय हो आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे प्रोत्साहित करते ही रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं। आपका यही इसी तरह का मार्गदर्शन मुझे सही काम करने के प्रति प्रेरित करेगा। अखिलेश जैसा बेबुद्धि का आदमी और दिग्भ्रमित नहीं होगा। हालांकि राकेश और अखिलेश का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मैं ठीक कर रहा हूं। हाँ, मुन्ना तिवारी जी को भी सादर प्रणाम। मित्रों, मैं एक ही प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। मैं पहले स्पष्ट कर दिया था, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि जो लोग पकड़े गए हैं आतंकी थे या बिल्कुल निरीह और ठीक ठाक आदमी थे। लेकिन अगर 1% ये आतंकी थे या आतंकी नहीं थे, दोनों बात, मैं एक बार कहता हूँ कि आतंकी नहीं थे, दूसरी बात कह रहा हूँ आतंकी थे। अगर ये आतंकी नहीं भी थे तब भी सरकार के विरुद्ध सीधा खड़ा हो जाने से क्या जो असल में आतंकी हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? जो असल में आतंकी कुकृत्य में संलिप्त हैं, हमारे देश के अखंडता और एकता और सुरक्षा के लिए खतरे हैं, क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा कि भाई देखिए मुस्लिम परस्ती के आड़ में, मुस्लिम परस्ती के आगे झुक करके नेतागण हमारा समर्थन देने के, चाहे उसके लिए देश भाड़ में जाए, देश चूल्हा भाड़ में जाए, उनकी सुरक्षा से चाहे बेशक खिलवाड़ हो, लोगों का जान चला जाए। और अगर ये आतंकी थे तो क्या फिर ये जो लोग नेतागण हमारे बयान दे रहे हैं, क्या उन सबको आतंकियों का समर्थन करने का केस नहीं लगना चाहिए? मित्रों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, लेकिन मेरा बात चूंकि नकारे में तूती की तरह से सुन्न हो जाता है, कोई नहीं सुनता। कहा जाता है एक चना क्या भाड़ फाड़ेगा। मैं आज उसी अफसोस के साथ आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश में राजनीति पर, राजनीतिज्ञों के बकवास पर जब तक रोक नहीं लगेगा तब तक हमारे देश में आतंकी के साथ खड़ा होते हुए लोग प्रतीत होंगे। मेरा दो ही मांग है, दो मांग, सिर्फ दो मांग, और कुछ मांग नहीं है, देश सुधर जाएगा। मेरा पहला मांग है कि अगर कोई राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग किसी राजनीतिक दल और राजनीतिक शख्सियत पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास हो। जैसे मैं किसी राजनीतिक दल को कहूँगा कि आप चोर हैं, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो ये साबित करने के लिए कि मैंने जिस आदमी को कहा है वो चोर है। अगर ये साबित होता है तो मेरा जिस पर इल्ज़ाम है वो आजीवन राजनीति के लिए बैन कर दिया जाए और उनके अपराध के लिए जो कानून में सज़ा हो उससे 3 गुना सज़ा उनको दिया जाए, क्योंकि वो समाज के मुखिया बनने का प्रयास कर रहे थे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक चोरी में 1 साल का सज़ा निर्धारित किया जाता है और मैं अगर जनप्रतिनिधि बनने का दावा करूंगा, नेता में चुनाव लड़ करके जनप्रतिनिधि होने का प्रयास करूंगा, अगर मैं चोरी में पकड़ा गया हूं तो मेरा सज़ा 3 साल का हो, ताकि लोग समझें कि भाई जो जितनी बड़ी शख्सियत है, जो जितना बड़ा मार्गदर्शन है, जो जितना बड़ा फॉलोअर जिनके है, उनका सज़ा उतना बड़ा हो, ताकि उतनी ज़्यादा मार्केट में बात फैले भाई अगर अपराध करेंगे तो ये देश क्षमा नहीं करेगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में कुछ भी बोल देने की छूट नहीं होनी चाहिए। मैं मुसलमान भाइयों से मांग करता हूं कि मुस्लिम समाज के लोग आगे आएँ
और सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव को 50 जूता मारने की मांग करें और अखिलेश यादव को लगे तो मेरे ऊपर केस करते, मैं बैठा हूँ दिल्ली में रहता हूँ, ना पता ठिकाना बता देता हूँ, अखिलेश के पास मेरा मोबाइल नंबर भी है। मुसलमान कहे कि अखिलेश यादव क्यों ना तुमको 20 जूता रोज मारने का सजा दिया जाए, क्योंकि तुमने आतंकवाद जैसे मुद्दे पर देश को गुमराह किया है। पहले वैक्सीन पर गुमराह किया कि ना बाबा ना मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, और तेरा पूरा खानदान वैक्सीन ले लिया और हमको वैक्सीन ना दे करके मारने का तेरा साजिश था, प्रयास था। और अब ये आतंकवाद के मुद्दे पर तुम देश को गुमराह कर रहे हो कि देशवासी और खासतौर से मुसलमान इस बात को सोचने में मजबूर हो जाए कि क्या वाकई योगी जी की सरकार निर्दोष मुसलमानों को आतंकी बना रही है। क्योंकि आज एक टीवी पर मैं उसके परिवार का व्याख्यान भी सुना। उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि ये खाली कुकर था, बहुत दिनों से रखा हुआ था, उसको लेकर के पुलिस गई है। अब आप जितने लोग सुन रहे हैं, मेरे को एक चीज़ बताइए कि क्या कूलर कुकर कोई विलासिता की वस्तु है? जैसे मेरे पत्नी के पास बहुत साड़ियाँ हैं, उसका अटैची फुल है, अलमारी फुल है और बेड में भी रखी हुई है, लेकिन फिर भी कहती है कि नहीं कि वो कपड़ा निकले को लियल चाहता। तो क्या ये कुकर औरतों की ज्वेलरी, साड़ी, साया, ब्लाउज और कपड़े जैसा विलासिता की चीज़ है कि जितनी खरीदो औरतों का मन उतना नहीं भरता? मैं अपनी पत्नी के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तमाम औरतों से क्षमा मांगता हूँ, मैं पूरी औरतों को नहीं कहा, मैं अपनी पत्नी रेणु जी के लिए कह रहा हूँ कि उनके पास आप सबों के आशीर्वाद से और मेरे पैसे से साड़ी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी भी अगर कहीं मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं ये पीला वाला बड़ा बढ़िया लगता, रुकी ले लेते नहीं। तो क्या वो कुकर ऐसा विलासिता की वस्तु है जिसे औरतें खरीदने के प्रति ललायित रहती हैं? मेरे घर में भी 3 कुकर है, तीनों अलग अलग साइज के हैं। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, कभी कभी मांसाहार हमारे घर में बनता है क्योंकि मेरे पिताजी मांस खाते थे और मेरा बेटा खाता है, मैं नहीं खाता। लेकिन उसके लिए अलग किचन, अलग व्यवस्था छत पर रखा गया है। तो एक कुकर अलग निकाल कर रखा गया है, वो कुकर पत्नी नीचे नहीं आने देती। एक कुकर बड़ा है जिसमें पूरे परिवार की सब्जी बनती है, एक छोटा है कि कभी कोई कम चीज़ बनाना हो, लेकिन तीनों इस्तेमाल में होता रहता है। पैक करके कोई कुकर नहीं रखा गया है। अभी मैं शायद 3,500 रुपये का कि कुछ इतने रुपये का एक कुकर खरीदा था छठ के लिए, क्योंकि मेरे वाइफ को लगा कि सारे बर्तने जूठे हो गए हैं तो एक नया ले लिया जाए। शायद 3,500 का कुकर खरीदा, लेकिन वो भी छठ का प्रसाद बना करके रख दिया गया। तो क्या कुकर कोई विलासिता की वस्तु है कि अनयूज तुमने रखा था? क्योंकि वो बिल्कुल नया कुकर था। अगर तुम झूठी बोलना था तो ये कह देते कि देखिए ना अभी परसों ही कुकर खरीद कर लाए थे, लेकिन वो बड़े सतीर लोग होते हैं। अगर परसों कह देते वो दुकानदार का नाम पूछ लेता और फिर एटीएस दुकान पर चली जाती कि क्या ये तुम्हारे पास कुकर खरीदी थी। और आजकल करीब करीब सभी दुकानों पर सीसीटीवी लगा हुआ है, दुकान का टीवी खंगाल देती कि दिखा जरा कब आई थी कुकर लेने के लिए। इसलिए उन्होंने बोला कि बहुत दिन पहले, बहुत दिन में कुछ भी होता है, साल भर होता है, 5 साल होता है, 10 साल होता है, 20 साल होता है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि एटीएस के कार्यप्रणाली पर ना तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ श्रेय लेने की आवश्यकता है, ना ही समाजवादी पार्टी को उसका डिमोरलाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि एटीएस मायावती के टाइम में भी इसी तरह की काम करती थी, इसी तरह के कार्यप्रणाली था उसका। अखिलेश यादव के भी समय में इसी तरह का कार्यप्रणाली था और इसी तरह का ऑपरेशन होता था, और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी इसी तरह का हो रहा है। हाँ, जिला पुलिस, दंगा पुलिस, भीड़ भाड़ में नियंत्रण करने वाली पुलिस कुछ राजनीतिक आकाओं और उनके लोगों की ख्याल का खैर मकदम करती होगी, उनके भावनाओं का ख्याल रखती होगी, ऐसा संभव है। लेकिन मैं तो नहीं समझता कि देश में कोई आतंकी कार्रवाई हो तो हमारा पुलिस का कप्तान इसलिए बैठा होगा कि रहने दीजिए, इससे भाजपा को लाभ मिलेगा। क्योंकि जहाँ राष्ट्र प्रथम सोच हमारे सिपाहियों में होती है, वहाँ तो राजनीति की कोई दखल मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। और अगर अखिलेश यादव को होता है तो क्या अखिलेश यादव अपने ज़माने में पुलिस को प्रताड़ित करके या परेशान कर करके अपने मतलब का राजनीतिक लाभ करवाते थे क्या? क्योंकि इनकाउंटर तो अखिलेश यादव के ज़माने में भी हुई है, ऑपरेशंस तो अखिलेश यादव के ज़माने में भी हुई है, और सेम काकोरी उसी काकोरी जगह पर हुई है जहाँ पर ये वाला अभी 2 दिन पहले वाला ऑपरेशंस हुआ है। मित्रों, मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल
देश में राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, करें, लेकिन कोई उल्टी बयान ना दे जिससे देश के आम जन में कोई गलत मैसेज आए। क्योंकि अगर एक आदमी के दिमाग में गलत मैसेज गया मतलब सरकार के साख पर प्रश्न चिन्ह लग गया। और अगर सरकार का दामन साफ है, निष्पक्ष है, निष्कलंक है, तो फिर वो राजनीतिक दल के साख परमानेंट के लिए ख़त्म हो गया। मित्रों, मैं 2 नाम रखूँगा, सिर्फ 2 नाम, आप जानेंगे। देखिए, राजनीति में एक बहुत बड़ी शख्सियत है आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसी शख्सियत है जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा इज्जत करते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है जो सुब्रमण्यम स्वामी से ज्ञान लेने के लिए ललायित ना हो। मैंने सुना है कि कई देशों के इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं श्री सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी का चंचलम स्वभाव है और स्वभाव ये है कि वो जहाँ होते हैं वो वहाँ का भी विरोध कर सकते हैं। हालांकि ये बड़ा बढ़िया बिरला स्वभाव है कि आप विरोध का विरोध कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी पार्टी है या नहीं है। लेकिन स्थिति इसकी ये हो गई है कि आज आम जनमानस में सुब्रमण्यम स्वामी एक धाकड़ नेता का छवि नहीं बनाते हैं, एक ऐसे नेता का छवि जरूर है जो बोलने के लिए सोचता नहीं, कुछ भी बोल देता है। क्योंकि राजनीतिक साख सुब्रमण्यम स्वामी की खत्म हो गई है। जिस तरह से मोदी जी के है, लालू जी के है, रामविलास जी के है, अखिलेश का भी, अपने समाज में अखिलेश का भी राजनीतिक साख है, तभी तो उसके साथ लोग हैं। चाहे वो बेवकूफ़े बनाकर रखा हुआ है, साख खत्म अभी नहीं हुई है। राजनीति ज़रूर अखिलेश यादव की खत्म हो गई है, क्योंकि अब अखिलेश यादव के पास मुद्दा नहीं रह गया, मायावती के पास अब मुद्दा ही नहीं रह गया। मायावती ने तो स्थानीय चुनाव में किसी प्रतिद्वंदी को खड़ा ही नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास अब कोई ना वादा है ना संगठन है। क्योंकि योगी मोदी के आने के बाद ये दुकान चलाने वाले दुकानदारों की तो दुकानदारी खत्म हो गई है। अगले उपचुनाव में अखिलेश यादव का भी घमंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ये जानती है। अब तो सोशल मीडिया इतना सक्रिय हो गया है कि 7 पैसा बढ़ने पर पेट्रोल की कीमत, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से पार्लियामेंट में गए थे, मेरे मोबाइल पर वीडियो आई हुई है। सोशल मीडिया इतना बड़ा है, तो चुनाव के टाइम में अखिलेश यादव का वो वीडियो चलेगा ना भाई ना, मैं तो टीका ना लगाऊं, उसके दूसरे वाले फ्रेम में उनके बाप का टीका लगाते हुए फोटो आएगा। फिर वो जनता जहाँ चुनाव वोट मांगने आएगी वो पूछेगी कि हमको तो मना कर रहा था, बाबूजी को टीका लगवा दिया, तू क्या चाहता था हम सब कोरोना से मर जाए, तेरा ही परिवार रहे। वैसे भी हम लोग कोई राजनीतिक में दखल देते नहीं, क्योंकि टिकट तुम अपने परिवार के अलावा बाहर को देते नहीं है। फिर भी क्या चाहते थे कि हम पूरे लोग समाप्त हो जाए। ये चलेगा, क्योंकि एक अमिताभ बच्चन का गाना है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, हर समय वो कश्तियाँ पीछा करते हैं। भोजपुरी में कहता है जुबान के कि आप कहाँ भीतर गई जूता खाई कपार। भोजपुरी में कहता है जीव के आप कहा के तो अंदर चली गई, अब सर जूता खाने के लिए तैयार बैठा है। तो अखिलेश यादव और कोई भी राजनीतिक दल, आप लोग राजनीतिक बकवास से अगर अपने आप को नहीं दूर रखेंगे तो ये पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कलई पहचानती है। और ख़ास तौर से जहाँ मामला राष्ट्रवाद का हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, वहाँ तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया आप ना ही बोले तो अच्छा है। और ये ना बोले, इस बात की आवश्यकता तब होगी जब मुसलमान समाज आए और इनका सार्वजनिक बहिष्कार करे, सार्वजनिक निंदा प्रस्ताव करें, इनसे घृणा करें, इनसे नफरत करें और इन तक के मैसेज पहुँचाएँ कि तुम मुसलमान और आतंक में फ़र्क नहीं मानते। आम मुसलमान देश का कहे कि देखो हम देश के मुसलमान हैं, अब्दुल हमीद के वंशज हैं, मौलाना अब्दुल कलाम के वंशज हैं, हम APJ कलाम के वंशज हैं, हम आतंकी सलमान के वंशज नहीं हैं। मुसलमानों को ये कहना पड़ेगा, क्योंकि जब मुसलमान ही इनको जुटियाएगा तब जाकर के इनको पता चलेगा कि भाई आतंक और मुसलमान अलग अलग है। वोट बैंक मेरा मुसलमान है, आतंक नहीं, और मैं मदद आतंक का कर रहा हूँ, मुसलमान का नहीं, तब जाकर के फर्क पड़ेगा। आज के मेरे मुद्दा के साथ जो लोग हों, कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना स्नेह दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक बार पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि आप जहाँ भी हो, जिधर भी हों, अपने नेताओं, अपने जनप्रतिनिधियों को मैसेज पहुँचाएं कि हम आतंक के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। आतंक आतंक है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। जय हिंद, वंदे मातरम।